नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भारत ज्ञान अक्षर प्रस्तुत कारगिल युद्ध की इस अनोखी दास्तान कारगिल सीरीज में। कश्मीर की हरी भरी वादियों और बर्फ से ढके पहाड़ों का दृश्य अत्यंत ही मनोहर दिखाई पड़ता है। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के मध्य में जब सूरज की किरणें पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों पर पड़ती है तो मानो तन मन को शांति मिल जाती है। ऐसे दृश्य को देखने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है, क्योंकि ऐसे ही नहीं, कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहते हैं। परंतु जब इन्हीं मनोहर दृश्य के बीच बंदूकों में भरी हुई गोलियों की आवाज़ और तोप के गोलों का शोर सुनाई पड़ता है तो मन में डर की भयावह स्थिति पैदा हो जाती है। हृदय में खौफ भर जाता है। अपनी और अपनों की रक्षा करने का भाव ही मन में रहता है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जवानों और पाकिस्तानी फौज के बीच हो रहे कारगिल के युद्ध की। दिन 8 मई 1999, स्थान कारगिल की पहाड़ियाँ। सर्दियों के समय में कारगिल का तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है, जिससे वहाँ दोनों देशों के जवानों का रहना नामुमकिन हो जाता था। कई बार ठंड की वजह से जवानों की असमय मृत्यु हो जाती थी। इसी कारण उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच समझौते में यह निश्चित हुआ कि सर्दियों के समय में दोनों देशों की सेना कारगिल की पहाड़ियों पर से नीचे की ओर आ जाएंगी। परंतु 1999 के दौर में पाकिस्तानी सेना के नियत में खोट आ गया तथा वे भारतीय सेना के पीछे हटने के बावजूद अपनी जगह से पीछे नहीं हटे। भारतीय सेना के पीछे हट जाने के बाद भी उन लोगों ने भारतीय सेना के बनाए हुए बंकरों में अपना कब्जा जमा लिया। जब इस बात की खबर भारतीय सेना तथा भारत के प्रतिनिधियों को लगी तो उन्हें एहसास हुआ कि कुछ मुजाहिदीन कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा बैठे हैं। परंतु उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि यह कोई मुजाहिदीन नहीं, बरस की कायर पाकिस्तानी सेना है। 3 मई 1999 को घुसपैठियों की खबर आते ही भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी सतर्क हो गई। परंतु शुरुआत में उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, बल्कि कुछ सेना की बटालियन को पेट्रोलिंग करने के लिए उन जगहों पर भेज दिया। पाकिस्तानी सेना कारगिल में ऊंची पहाड़ियों पर होने के कारण अपनी स्थिति का लाभ उठा रही थी तथा भारतीय जवान उनसे लड़ने में असमर्थ होते जा रहे थे। इसी कारण शुरुआती दौर में कई बटालियन से संपर्क टूट गया तथा वे लापता भी हो गई। 8 मई 1999 को सेना की एक बड़ी बटालियन को पाकिस्तान की तरफ से आए घुसपैठियों का पता लगाने के लिए भेजा गया। कई दिनों की मशक्कत के बाद उन्हें अपनी खोए हुए स्थित साथियों की लाश मिली, जिससे यह साबित हो गया कि यह कोई घुसपैठिए नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना है, जिसने कायरों की भांति कारगिल पर अवैध कब्जा कर लिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं सेना के वीर जाबाज लेफ्टिनेंट हनीफुद्दीन की। यह बहुत जाबाज सैनिक थे, जिसने कारगिल का युद्ध लड़ते हुए न केवल पाकिस्तानी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि स्वयं घायल होने के बावजूद अपनी टुकड़ी के सारे सैनिकों को सही सलामत वापस भेज दिया। रणनीति बनाई गई कि 6 जून को पाकिस्तानी सेना पर अचानक धावा बोला जाएगा, जिसकी कमान 11 राजपूताना राइफल को सौंपी गई। लेफ्टिनेंट हनीफुद्दीन को अपने 33 सैनिकों के साथ कारगिल की बर्फीली चोटियों पर चढ़ने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। परंतु इस विषम परिस्थिति में भी सैनिकों का हौसला बुलंद था। तभी अचानक तुर्तुक की शांत घाटी में गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी। मशीनों की गड़गड़ाहट साफ सुनाई पड़ रही थी। सभी सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना का जमकर मुकाबला किया। इसी फायरिंग के बीच एक गोली हनीफुद्दीन के सीने पर आकर लगी। फिर भी वे अपनी AK-47 राइफल के साथ पाक के 3 सैनिकों से लोहा लेते रहे और अपनी जगह पर लेटे हुए ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। इसी बीच उन्हें 2 गोलियां और लगी और अब वे समझ गए कि उनका बचना नामुमकिन है और उन्होंने अपने बाकी साथियों को एक सुरक्षित जगह पर जाने का आदेश दिया तथा स्वयं अकेले ही दुश्मनों से आखिरी सांस तक लड़ते रहे। हनीफुद्दीन बचपन से ही बहुत खुशनुमा किस्म के व्यक्ति थे। गायकी का भी शौक था। वे युद्ध में जाते हुए भी अपने साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते थे।
उनके साथियों का कहना था कि वे खुशनुमा गायक और दिलदार व्यक्ति थे। उनके जोश का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। तुर्तुक में लड़ते हुए उन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। सेना ने उनकी शहीदी को याद करते हुए तुर्तुक की एक चोटी के उप सेक्टर का नाम लेफ्टिनेंट हनीफुद्दीन सेक्टर रखा तथा मरणोपरांत उन्हें भारत सरकार द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऐसे वीर जवान को आज देश गर्व से याद करता है।